वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं P/Q सीरीज़ अर्थात प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इस वीडियो से पहले भी हमने बहुत से इसके पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं किया है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और बाकी के वीडियोज़ को भी देखते रहिए। ठीक है, बाकी देखिए, जो आज का हम प्रश्न पत्र लाए हैं ये NTA नेट हिंदी का प्रश्न पत्र लाए हैं। ठीक है, NTA नेट हिंदी का देखिएगा। अब आपकी परीक्षा जल्द ही NTA नेट हिंदी की होने वाली है। इसी के मद्देनज़र हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें आपको नेट के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, अगर जिन्होंने इसका फॉर्म भरा होगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये लाभ देने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको व्याख्या भी दूंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी छोटी इसकी वीडियोज़ होंगी। यहाँ पर आपके साथ 24 या 25 प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा जो कि बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा को होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो आज का ये प्रश्न पत्र है ये 2004 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, नेट हिंदी का 2004 का प्रश्न पत्र। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा जो LT कमीशन है, LT कमीशन, इसके लिए एक नया बैच बिठाया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पहले बैच में छूट गए थे, वो चाह रहे थे कि उन्हें दूसरे बैच में एनरोल कर दिया जाए। तो इसी के मद्देनज़र हमारी टीम के द्वारा 15 फरवरी से दूसरा बैच स्टार्ट किया जा रहा है। अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा तो वो जल्द से जल्द, जो यहाँ पर नंबर दिया गया है 8219312129, इस पर व्हाट्सएप करिए। जो आपको जानकारी चाहिए इस कोर्स से संबंधित वो आपको सारी मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस पर आपने व्हाट्सएप करना है, जो जानकारी होगी मैं आपको दे दूँगा वो। ठीक है, जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल हो जाइएगा। देखिएगा, काफ़ी समय से ये न्यूज़ में चर्चा बन रही है कि जो आपके समक्ष 14,000 के आसपास TGT PGT LT कमीशन के लिए पोस्टें निकलने वाली हैं। तो आपको अब अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना है। नई सरकार बैठी है तो जल्दी इसमें आपके लिए अब पोस्टें निकलने ही वाली हैं। ठीक है ना, तो इसी के मद्देनज़र आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ करिए और अपने कोर्स को लीजिएगा, जो आपका कोर्स है। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। अब देखिएगा, तो जो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? प्रश्न संख्या 1 है। तो विकल्प आपके समक्ष यहाँ पर 4 दिए गए हैं, इनमें जो सही होगा उसका चयन करना है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो जो मैथिली हिंदी या फिर मैथिली का विकास माना जाए किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये हुआ है आपका मागधी अपभ्रंश से। विकल्प बी जो यहाँ पर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसी के साथ देखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि जो मैथिली की अन्य कौन कौन सी बोलियां हैं जिनका मागधी से विकास हुआ है। देखिएगा, मागधी से हुआ है आपका भोजपुरी का भी हुआ है, मगही का भी हुआ है और मैथिली का भी। ये तीनों का, जो ये तीनों हैं, ये किसकी उपभाषाएं हो जाएंगी? ये तीनों हो जाएंगी आपकी बिहारी के अंतर्गत आती हैं, ये सारी की सारी तीनों की तीनों। ठीक है ना, पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन सी अपभ्रंश आपके समक्ष मानी जाती है। शौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो इनका भी आपने ध्यान रखना है, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तथ्य आपके समक्ष लाया हूँ मैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है आपके समक्ष 2, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? विकल्प में है अभट्ट, अपभ्रंश, मैथिली या फिर ब्रज। यहाँ पर देखिएगा, अगर पूछा जाए कीर्तिलता किसकी रचना होगी तो ये विद्यापति जी की रचना हो जाएगी। यहाँ पर जो भाषा पूछी गई है तो ये बताना है आपने किस भाषा का प्रयोग किया गया है कीर्तिलता में। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मैथिली का। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है 3, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो देखिएगा, देख लेते हैं यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 3 को। क्या था इसमें? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आपके समक्ष हैं 4 विकल्प, 347, 348, 343 और 345। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा कि जो संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो थोड़ी सी यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं इसकी। क्या है? जो 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर
1949 है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। तिथि पूछी जाती है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, कौन सा भाग है? 17 भाग है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना है, पूछा जाता है इसका कौन सा अनुच्छेद कहाँ तक है। फिर जो अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं संकलित की गई हैं या शामिल है? तो ये हो जाएंगी 22 भाषाएं। और ये कौन कौन सी हैं, ध्यान रखना इनका, देखिएगा। पहली हो गई असमिया, फिर हो गई बांग्ला, फिर बोडो होगी, फिर डोगरी होगी, फिर गुजराती हो गई, फिर हिंदी हो गई, फिर कन्नड़ हो गई, फिर कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ठीक है। ये इसकी जो 22 भाषा हैं इनका आपने ध्यान रखना है। इसके पश्चात देखिएगा, ऊपर का जो प्रश्न था थोड़ा इसमें गड़बड़ मुझे लग रहा है। प्रश्न क्या पूछा गया था कि कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? तो देखिएगा, पहले तो ध्यान रखना है कि जो कीर्ति लता है ये आपकी विद्यापति की रचना हो जाएगी। तो आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अबहट है, अपभ्रंश है, मैथिली है और ब्रज है। तो जो अबहट इसका माना जाता है, ठीक है। जो ऑफिशियल आंसर की थी वहाँ पर तो अपभ्रंश दिया था, परंतु अबहट और अपभ्रंश एक समान है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले थी अपभ्रंश, फिर थी अबहट, ठीक है ना। जो मुख्यतः है ये अबहट होनी चाहिए, परंतु जो ऑफिशियल आंसर की है वहाँ पर इसका अपभ्रंश दिया है। तो इसमें आपने सुधार कर लेना है। पूछा जाएगा तो आप ये तथ्य बता सकते हैं, क्योंकि आगे आपसे इसी तरह के तथ्य बनते हैं। इसी के साथ देखिएगा, और भी जो इनकी रचनाएं हैं जो अबहट या अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तो उनमें है एक तो कीर्ति लता हो गई, दूसरी कीर्ति पताका हो गई। इसी तरह अगर पूछा जाए मैथिली में इनकी कौन सी रचना है, तो ये पदावली हो जाएगी। इसी के साथ गोरक्ष विजय इनका जो नाटक है ये भी आपका मैथिली में लिखा गया है। संस्कृत की रचना पूछी जाएगी तो शैव सर्वस्वसार है, गंगा वाक्यावली है, दुर्गा भक्ति तरंगिनी है, भू परिक्रमा है, दान वाक्यावली है, पुरुष परीक्षा है, विभाग सार है, लिखनावली है, इत्यादि इनकी जो प्रमुख रचना है ये मानी जाती हैं। अगर पूछा जाएगा कि विद्यापति का समय कौन सा स्वीकार किया जाता है, तो समय देखिएगा इनका 1350 से लेकर 1450 तक इनका समय स्वीकार किया जाता है। इनको माना जाता है संस्कृत का विद्वान, अपभ्रंश या अबहट का विद्वान और मैथिली का विद्वान। मुख्यतः ये जो प्रसिद्ध हुए थे पदावली के कारण प्रसिद्ध हुए थे। अगर पूछा जाएगा पदावली का नायक नायक किसे माना जाता है, नायक और नायिका इसकी राधा और श्री कृष्ण हो जाएंगे। तो इसका भी ध्यान रखना है, ये भी तथ्य पूछे जाने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा ये तथ्य आते ही हैं आपकी परीक्षा में। इसके पश्चात आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 है, आदिकाल में किस कवि ने अबहट भाषा में रचना की? तो यहाँ पर है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन और मंजन। तो देखिएगा 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो वो कौन सा होगा? विकल्प बी, जो अब्दुल रहमान है इनके द्वारा आदिकाल में अबहट भाषा में रचना की गई थी। तो जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दे देता हूँ, देखिएगा। जो अब्दुल रहमान है इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है तो वो कौन सा माना जाता है? संदेश रासक, ठीक है ना। संदेश रासक इनका जो प्रमुख ग्रंथ होगा। इसे जो पहला धर्मेतर रास ग्रंथ भी माना जाता है और भाषा इसकी अबहट हो जाएगी। और जो ये ग्रंथ है इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी थी उसकी कथा वर्णित है और इसे खंड काव्य माना जाता है, ठीक है ना। और समय क्या होगा? 12वीं शताब्दी इसका समय हो जाएगा। विरह काव्य है और इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी थी जो उसकी विरह गाथा वर्णित है, खंड काव्य ये हो जाएगा। इसे पहला धर्मेतर रास ग्रंथ भी कहा जाता है, भाषा इसकी अबहट हो जाएगी। तो इस प्रकार के तथ्यों को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं ये तथ्य आपसे। इसके पश्चात देखिएगा अगला प्रश्न क्या बन रहा है आपके समक्ष।
प्रश्न संख्या है 5। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो विकल्प में है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद और माधवाचार्य। तो देखिएगा सही जो विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी। जो उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था इसका श्रेय जाता है रामानंद जी को। तो जो रामानंद थे कौन थे? रामानंद थे आपके जो कबीर दास के गुरु। रामानंद के कितने प्रमुख शिष्य माने जाते हैं? 12, जिनमें कबीर दास थे, रैदास थे, धन्ना थे, पीपा थे इत्यादि इत्यादि इनके प्रमुख 12 शिष्य माने जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। फिर थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित किया था रामानंद ने। प्रवर्तन किसने किया उत्तर भारत में राम भक्ति का? राघवानंद ने। और जो इसका प्रतिष्ठित और प्रसारित किया था रामानंद के द्वारा। इसी के साथ देखिएगा रामानंद को किसने कहा था कि ये आकाश धर्मा गुरु थे? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कथन कहा गया था कि रामानंद आकाश धर्मा गुरु हैं। तो ध्यान रखना है, इसका पूछा जाता है इसको, ठीक है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी परीक्षा हेतु। इसके पश्चात अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 6। इसमें क्या पूछा गया है? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? विकल्प हैं कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा या प्रेमाश्रय शाखा। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, जो सहजोबाई थी ये ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार मानी जाती हैं। जो सहजोबाई थी ज्ञानाश्रय शाखा की संत कवि भी मानी जाती हैं, ध्यान रखना है। जो ज्ञानाश्रय परंपरा के विद्वान थे इन्हें संत भी कहा जाता था, ठीक है ना। या फिर निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक या फिर निर्गुण भक्ति के प्रतिपादक इन्हें माना जाता था। चाहे निर्गुण भक्ति कह दी जाए, चाहे ज्ञानाश्रय कह दिया जाए या फिर संत कवि कहा जाए, एक ही बात है, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, तीनों एक ही हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सहजोबाई की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें आएगी गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश। क्या है? गुरु महिमा और प्रेम प्रकाश। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या मानी जाती हैं। पूछा जा सकता है कि दयाबाई के गुरु कौन थे? तो ये चरणदास थे इनके गुरु, ठीक है ना। जो इनकी बहन पूछी जाती है कौन सी है? तो इनकी चचेरी बहन मानी जाती है सहजोबाई। तो इसका भी ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए साबित हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न पूछा गया है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन होंगे? तो विकल्प में है रूप गोस्वामी, बल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या फिर मध्वाचार्य। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, जो रूप गोस्वामी है इनकी रचना हो जाएगी उज्ज्वल नीलमणि। ध्यान रखना है, बेहद महत्वपूर्ण है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसी के साथ अगर देखिएगा यहाँ पर जाएंगे हम बल्लभाचार्य की तरफ, तो इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत मानी जाती है पूर्व मीमांसा भाष्य या फिर उत्तर मीमांसा भाष्य या फिर ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से भी जानी जाती है। तो इस प्रकार से मैंने इनकी आपको 2-3 रचनाओं के नाम बताए, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या फिर अणुभाष्य, ठीक है ना। इनका ध्यान रखना है। जो अणुभाष्य है ये अधूरा ग्रंथ था, इसे किसके द्वारा पूरा किया गया था? इनके पुत्र विट्ठलनाथ के द्वारा इसे पूरा किया गया था। तो इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है अगला प्रश्न? प्रश्न संख्या 8। चंदायन किस कवि की रचना है? विकल्प में है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंजन या मुल्ला दाऊद। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा कि जो चंदायन हो जाएगी ये आपकी मुल्ला दाऊद की रचना हो जाएगी। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, आपको बता देता हूँ इसके संबंधित और तथ्य क्या क्या है। चंदायन किसकी रचना हो जाएगी? मुल्ला दाऊद की रचना हो जाएगी। भाषा अगर पूछी जाए तो इसकी भाषा हो जाएगी अवधी। और अगर ये पूछा जाए इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये 1379 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके पश्चात अगर हम मंजन की तरफ जाते हैं तो मंजन की रचना थी मधुमालती। मधुमालती इनकी रचना है। समय क्या होगा इसका? समय मधुमालती का 1545 था। इसके पश्चात इसकी जो भाषा क्या थी? अवधी इसकी भाषा थी, तो इसका भी ध्यान रखना है। फिर जो कुतुबन है इनकी रचना कौन सी हो जाएगी? कुतुबन की रचना हो जाएगी मृगावती।
इसकी भाषा क्या होगी, मृगावती की। अवधि इसकी भाषा हो जाएगी। और समय क्या होगा, 1503 इसका समय हो जाएगा। फिर जो नाम यहाँ पर आता है मलिक मोहम्मद जायसी, बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नाम है। इनकी रचना है पद्मावत, समय 1540। भाषा इसकी क्या होगी पद्मावत की, अवधि इसकी भाषा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करवा देता हूँ कि दोस्तों जो ये प्रश्न है आज के, ये सिर्फ एनटी नेट या फिर कोई सीमित परीक्षा के लिए ही नहीं है। चाहे आपकी एलटी टेट होगी, एलटी कमीशन हो गया, पीजीटी हिंदी हो गया, एनटी नेट हो गया, केबीएस हिंदी हो गया, एनवीएस हिंदी हो गया, वहाँ पर ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इसलिए ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। चाहे कोई भी हिंदी साहित्य की परीक्षा हो, तो सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आपने इनको नोट करना है, ठीक है ना। और अपने नोट्स भी तैयार करते रहना है, पूछे जाते हैं अपने नोट्स अगर आपके महत्वपूर्ण होंगे तो। आप भविष्य में कभी भी इनको रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने अपने नोट्स में इन्हें दर्ज किया होगा तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर, तो देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है आपसे कि जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है जिसकी स्थापना मद्रास में की गई थी, तो ये बताना है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास में किसके द्वारा की गई थी। विकल्प में है सी राजगोपालचारी, महात्मा गांधी, मोटूरी सत्यनारायण और विनोबा भावे। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा उसका आपने चयन करना है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा कि जो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी मद्रास में, ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगर पूछा जाएगा कब की गई थी, तो ये 1927 में की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना है, बेहद ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहाँ पर है ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास में है। इसकी स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। कब की थी, 1927 में। और क्यों की गई थी, दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु, ठीक है ना। इसका जो पहले का नाम था हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन इसका पहले का नाम माना जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा हेतु हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ये तर्क और स्थापना वाला प्रश्न अब यहाँ पर आपके समक्ष आ गया है। पूछा गया है कथन 1, छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। और कथन 2 यहाँ पर हो जाएगा, छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम ढंग से यहाँ पर देख लेते हैं तो देखिएगा, छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। इसे हम पूर्णतः सही नहीं मान सकते, अंशतः सही मान सकते हैं। तो अंशतः कहाँ पर होगा, ये है आपका विकल्प डी के पास, कि जो अ है अर्थात छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, ये अंशतः सही होगा। इसी प्रकार से जो कथन ब है, छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है, तो यह भी आपका अंशतः सही होगा, पूर्णतः सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो विकल्प डी है ये सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज की ये वीडियो हमारी रही। देखने के लिए हमने मात्र 10 प्रश्नों को डिस्कस किया है आपके साथ, परंतु अगर आप तथ्य की बात करेंगे तो ये आपके लगभग 50 के आसपास हो गए होंगे। तो अगर आपने इनको नोट किया होगा तो भविष्य में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िएगा। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।